हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टेक्नोलॉजी के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस को। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान जो है, मतलब फिजिक्स की अगर मैं बात कहूँ, अंतरिक्ष को 3D यानी त्रिविमी ना मानकर 4 विमी 4D माना जाता है अंतरिक्ष विज्ञान में। जैसे हम लोग 3D की बात करें, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, उसके साथ ही जिसमें समय एक चौथा विमा को माना जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में हम 4D लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3D अंतरिक्ष जो है उसके साथ अगर समय का संयोजन किया जाए, ठीक है, मिला दिया जाए, तो इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में आरंभ की कोई सामान्य सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की है। ठीक है, नहीं की जा सकी है कि अंतरिक्ष कहाँ से प्रारंभ हुई है, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी परंपरागत रूप से आंतरिक संधियों तथा एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए समुद्र तल से 100 किलोमीटर, यह जो दूरी देख रहे हैं, ये अपनी पृथ्वी है, इस चित्र में दिख रहा है, ये पृथ्वी है। समुद्र तल से ये जो है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी, ये 100 किलोमीटर की दूरी से स्पेस स्टार्ट होता है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है 60 मील, यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली है ये एक्चुअली 62 मील है। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 62 मील दूर पर ये जो लाइन आपको बनी हुई दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है कामरान लाइन्स। ठीक है, यहाँ के ऊपर जो भी है उसको हम लोग अंतरिक्ष में गिनेंगे। ठीक है, की ऊंचाई पर निर्धारित कामरान रेखा का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष को निर्धारण करने के लिए। ठीक है, इस डायग्राम में हम यही समझते हैं कि समुद्र तल से कहां कहां से अंतरिक्ष को स्टार्ट माना जाए, तो ये लगभग 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बन लाइन से अलग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम हुए हैं अभी तक, ठीक है, उनके प्रोग्रेस को देखा जाए तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत में सन 1960 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुआ था। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं, ये साउंडिंग रॉकेट की मदद से ही ये शुरुआत हुई थी, जिसका समय काल था 1961 में। भारत में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। तो आप ये सन याद रखिए, भारत में 1960 के दशक में आंतरिक वर्षों में साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस परिक्षेप में डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामानाथन के नेतृत्व में, ठीक है, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनकोस्पर कहते हैं, का गठन किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय पूछा जा सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। इसका फुल फॉर्म है आई से इंडिया, एन से नेशनल, ओ से कमिटी, ठीक है, कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च का गठन किया गया था 1962 में। ठीक है, तो ये सन आपको याद रखें कि इन कॉस्पर का स्थापना कब हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का स्थापना कब हुआ था, तो ये याद रखिए सन 1962 में। देखिए अनुसंधान वाले कार्य 60 से आरंभ हो गए थे, लेकिन 1962 में क्या आया था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की गठन किया गया था। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के अद्वितीय, मतलब यूनिक और दिशा निर्देशक में केरल के स्थित थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन बना, जिसको हम TERLS से नाम से जानते हैं। ठीक है, T से थुम्बा है, E से इक्वेटोरियल है, R से रॉकेट है, L से लॉन्चिंग और S से स्टेशन पर काम शुरू हुआ था। नोट करने वाली बात यहाँ पे है, यह है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के
निधन के पश्चात TERLS का जो नाम है, यानी इसका नाम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम जो है बदलकर विक्रम साराभाई, ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया। ठीक है, तो क्या है, वो पहले ही उनके प्रयासों से ही स्टार्ट हो पाया था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसलिए TRL का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। तो ये कहाँ पे स्थित है? केरल के थुम्बा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो भी स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इस डायग्राम से आप क्लियर करेंगे तो सबसे पहले इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री एक आयोग बनाते हैं जिसमें स्पेस कमीशन, अंतरिक्ष आयोग बोलते हैं, अंतरिक्ष आयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इसको बोलते हैं DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस अंतरिक्ष विभाग के 5 मुख्य एजेंसीज है। तो ये 5 मुख्य एजेंसी जो है, इनके फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको याद रखने हैं कि इनका अगर ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो 5 एजेंसीज है स्पेस कमीशन का, ये कमीशन है और इसके आयोग ये है, सॉरी ये का आयोग है और इसके एजेंसीज ये है। ठीक है, ये 5 एजेंसीज है। तो इन 5 एजेंसी को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म याद रखना है, बिल्कुल इनमें से किसी का भी एक फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिल्कुल। तो जैसे PRL का है, ये क्या, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। फिर सेकंड है, आपका देख पा रहे हैं NARL है। ठीक है, NRL का फुल फॉर्म है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। फिर NESA है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NES है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। उसी प्रकार SCL, फोर्थ पॉइंट है आपका, SCL है, ये सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी है। एंड सॉरी, जो फिफ्थ एजेंसी है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये पूरा नाम है, आप याद रखोगे। साथ ही साथ अंतरिक्ष को कार्यक्रम का जो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है वो है इसरो है। अब इसरो के तहत आपको ये VSSC, LPSC, ये सारे का फुल फॉर्म इस टेबल पे दिया है। ये जो पूरा टेबल है मैंने यहाँ पे देखा है, आप इस टेबल पे पूरा इसके फुल फॉर्म देख सकते हैं कि इसरो के तहत उसके जो सब डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, इसरो के तहत ये देखिए पूरा ये डिपार्टमेंट है, इसके सारे के फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसरो है, अब इसरो का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जैसे VSSC है, क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म ये हाँ मैंने लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इन सब का फुल फॉर्म को याद करिएगा कि मैं भी कभी आपको धोखे से ये क्वेश्चन अगर फंसे कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है करके, ठीक है, तो उसका जवाब आप दे सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। जैसे ये जो मैंने इस कमीशन, इस कमीशन में जो भी सब डिवीजन है इनके, ठीक है, ये कहाँ पे क्या स्थित है आप इस डायग्राम से पूरा समझ सकते हैं। यह आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र है पूरे भारत में। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूं तो आपको ये पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, जैसा कि ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देहरादून जो है, जैसे देहरादून में आप भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, तो मैंने वही कहा कि आपको मैंने ये जितने भी एक होमवर्क की तरह आप लीजिएगा, आप इन सब के हेडक्वार्टर से याद कर सकते हैं। एटलीस्ट इनके हेडक्वार्टर से याद करिए कि जैसे सेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये IIRS का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इनको आप ढूंढिए, नेट से भी ढूंढ सकते हैं। VSSC इनका हेडक्वार्टर कहाँ है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये केरल पे स्थित के थुम्बा में स्थित है, ठीक है। उसी तरह एलपीएस कहाँ पे स्थित है, ठीक है, या बिल्कुल आपको नेट पे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। तो चलिए, तो और या फिर आपको इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जो उसको आप पीडीएफ में पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि मोहाली में जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, ठीक है। नई दिल्ली में अंतरिक्ष विभाग का साख सचिवालय है, ठीक है। दिल्ली भू स्टेशन दिल्ली में स्थित है। देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, IIRS है। तो जैसे देहरादून में IIRS है का हेडक्वार्टर है। तो ये जो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, आप पीडीएफ में आप इसको पढ़िएगा। कुछ नहीं, कौन सी संस्थान कहाँ पे है ये पूरा इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ में, आप जरूर इसको देखिएगा कि लखनऊ में क्या है, शिलोंग में क्या है, कोलकाता में क्या है, नागपुर में क्या है, ठीक है। तो आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल, ये फुल, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कहीं नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पे जो आपको दिया है इसके फुल फॉर्म आपको याद करने हैं, ये सारे फुल फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान। तो उपग्रह प्रक्षेपण अभियान यान जो है, ठीक है, सबसे पहले बात क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च को, जिसको हम लोग SLV कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट SLV, ठीक है। तो भारत में उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए क्या व्हीकल चाहिए। देखिए, एक होता है सैटेलाइट, एक क्या होता है, ये सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट खुद उड़ के अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, उनको क्या आवश्यकता होती है, इनको आवश्यकता होती है व्हीकल्स की, ठीक है, व्हीकल्स की, जो इसे लॉन्च करे, कहां से, पृथ्वी से लॉन्च करे और अंतरिक्ष में छोड़े। तो ऐसा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको अगर पुणे से ट्रैक्टर मंगानी है, पुणे से बाइक्स मंगानी है, पुणे से कार मंगानी है, तो पुणे से कार को या ट्रैक्टर को चला के नहीं लाया जा सकता, उसको हम लोग क्या करते हैं, 10 चक्किया जो भी ट्रक्स होते हैं उसके माध्यम से अपने एजेंसी तक पहुंचाते हैं। तो वही काम करता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए ये व्हीकल्स बने हुए हैं। तो ये जो व्हीकल्स है वही चीज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए पहले व्हीकल्स को पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्हीकल है जो सैटेलाइट ले जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए कितने प्रकार के व्हीकल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की विकास का कार्यक्रम वर्ष 1979 में 1979 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देश के में आरंभ हुआ, ठीक है। सबसे पहला SLV जो है वो 1979, ठीक है, 1979 में प्रारंभ हुआ, तो ये याद रखेंगे। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो याद रखिएगा SLV-3 जो है वो भारत का पहला था, फर्स्ट, ठीक है, जो 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक सार केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो यह याद रखिएगा। प्रारंभ SLV को प्रक्षेपण यान का प्रारंभिक वर्ष 1979 था, पर SLV जो 3 है, SLV-3 का जो सफल परीक्षण हो पाया वो भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था 18 जुलाई 1930। तो ये डाटा आपको बिल्कुल याद रखना था कि SLV फर्स्ट जो है भारत में कब सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाई, तो 18 जुलाई 1980। बाकी इसके कार्य कब से आरंभ होते हैं, 1979 से। तो 18 जुलाई 1980 से ये सफलतापूर्वक पहला SLV-3 जो है लॉन्च हो पाया था। देखिए पिछली बार का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए ये है SLV, ये SLV-3 जो सबसे पहला था भारत का, और यही सबसे पहले सफल हो पाया था, फर्स्ट जो यही था, ठीक है। SLV के बाद जो बना वो है ASLV था, ये भी व्हीकल लॉन्च, ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो SLV-3 के बाद ASLV आया। तो ASLV जो SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यहाँ पे ASLV का मतलब हो गया था ऑगमेंटेशंस
सैटेलाइट व्हीकल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है संवर्धित, मतलब उसमें एक कदम आगे, संवर्धित मतलब वृद्धि करके, ठीक है, और उन्नत बनाए। फिर ASLV के बाद फिर PSLV आया, ठीक है। PSLV का मतलब होता है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो जाता है, ठीक है। फिर जियो सिंक्रोनस GSLV आया, GSLV मार्क 2, फिर GSLV मार्क 3 बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सैटेलाइट व्हीकल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पिछली बार का जो क्वेश्चन है वो यहीं से बन जाता है। आप देख पाएंगे कि SLV3 में कौन सा ईंधन यूज होता है। तो मैं बता दूं, देखिए पिछले बार का पहला ही क्वेश्चन है 2017 के एसएफ में, पहला ही क्वेश्चन है कि जैसा ऑप्शन दिया था, क्योंकि SLV याद रखिएगा SLV1 और SLV2 असफल हुए थे, ठीक है, ये असफल हुए थे। तो इसीलिए SLV जो 3 है ये सफल हुई थी, और इसमें जो यूज किया गया था वो था ऑल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये पिछले बार का ही क्वेश्चन है कि जैसा ऑप्शंस में दिया था उस ऑप्शन के हिसाब से SLV3 में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। देखिए लो अर्थ ऑर्बिटल है, मतलब ज्यादा हाइट पे नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ASLV आया। ASLV मतलब ऑगमेंटेड। ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, संवर्धित जो है, मतलब एक कदम एडवांस, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, ऑल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये 40 केजी वजन के सैटेलाइट तक ले जा सकता है, ये जो है 150 केजी के वजन के सैटेलाइट को ले जा सकता है अंतरिक्ष तक, ठीक है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिटल में इनकी लॉन्च, ये बहुत ज्यादा तक दूर तक नहीं ले जा सके, लो ऑर्बिटल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है PSLV, जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, ये P से पोलर होता है, P से पोलर होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, ये बड़े साइज का है, ठीक है। बड़े साइज का इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी साइज में देखो, एक तो इस पे 44 मीटर लंबा होता है, इसका पेलोड जो है 1860 केजी का होता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सॉलिड प्लस, देखिए सब में फ्यूल को आप याद रखिएगा, इस पे जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों पे ऑल सॉलिड है, इन दोनों पे ऑल सॉलिड फ्यूल होता है। पिछली बार के क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं पढ़ाऊं, ये दोनों ऑल सॉलिड होते हैं। और इसमें जो है, इसमें जरा देखिए, इसमें क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल होते हैं PSLV में, यहाँ दिखे सॉलिड तथा लिक्विड दोनों फ्यूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, इसमें जो दिया है ये है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो इसमें भी देखिए, अब इसमें फ्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक्स इंजन यूज होते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्यूल है, इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस ये आपका क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, जो बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं, बिलो 150 डिग्री माइनस 150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तापमान पर काम करते हैं। बिलो माइनस 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम करते हैं, मतलब बिल्कुल न्यूनतम पर, ठीक, ऐसे इंजन का डेवलप किया जाता है। उसी प्रकार जो ये आप देख पा रहे हैं, इसे अंतरिक्षों ने, इसने इसको नॉटी बॉय नाम रखा है, ठीक है। नॉटी बॉय जो नाम रखा गया है, इन शॉर्ट में इसको बुलाते हैं, ये आपका मार्क सेकंड को, GSLV मार्क सेकंड को, ठीक है। GSLV मार्क 3 को इसमें चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसको फैटी बॉय रखे थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम वाला है, ठीक है, इसको फैटी बॉय रखा ना नाम गया था, ठीक है। सब टाइटल जो है फैटी बॉय रखा गया था कोडिंग नाम में, ठीक है। ये है GSLV मार्क 3, जिसमें चंद्रयान 2 जो है
इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चंद्रयान 2 जो है इसी में लॉन्च हो किया गया था, ठीक है, मार्क 3 में। चलो देखिए, इसकी खासियत यही है, इसकी भी जो सॉलिड फ्यूल कंजप्शन है वो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक्स तीनों है। इसमें भी सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस क्रायोजेनिक्स, ये तीनों प्रकार के इंजन इसमें या फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा कि SLV और ASLV में ऑल सॉलिड फ्यूल होते हैं, ठीक है। PSLV में सॉलिड एंड लिक्विड दोनों होते हैं, तथा GSLV सेकेंड और GSLV थर्ड में दोनों में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक्स इंजन होते हैं। तो इन सब, ये सारे के सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स है, ये सैटेलाइट नहीं है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है जिनके ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, इस हिस्से पे सैटेलाइट रखा जाता है, ठीक है, इस हिस्से पे सैटेलाइट रखा जाता है। बाकी सारे हिस्से धीरे धीरे क्या है, इससे सेपरेट होते जाते हैं अंतरिक्ष पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने GSLV देखा, आपने यहाँ पे SLV देखा, पहला जो आपने देखा वो था आपका SLV। चलिए SLV के बाद ASLV आता है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया ASLV, ठीक है। तो ASLV में याद रखिएगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, मैं भी पूछ सके। तो आप देखिएगा 20 मई 1992 को ASLV D3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाया था, ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि ASLV 3 जो है, ASLV 3 कब सफल हुआ था, वो 20 मई 1992 को। ये ASLV D3 की बात हो रही है, ठीक है, SLV की नहीं, ये ASLV है, ठीक है। ASLV का डेट रखिएगा 1992, ठीक है, 20 मई 1992 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर एडवांस टेक्निक से और इंक्रीमेंट करके PSLV बनाया गया, जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की विशेषता हम लोग देखें तो आपको दिखेगा, ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है। जो पहला PSLV लॉन्च होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए PSLV या स्पेस टेक्नोलॉजी से आप याद रखिएगा, इसमें करंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट लॉन्चिंग थी PSLV, जो पहला PSLV लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, PSLV D1 लॉन्च हुआ था 1993 में। देखिए 1992 में ASLV लॉन्च हुआ था, ASLV 1992 में लॉन्च हुआ था, लेकिन PSLV जो है 1993 में लॉन्च हुआ है पहला, ठीक है। आपको ये याद रखना कि PSLV पहली लॉन्च कब हुई थी सफलतापूर्वक, 1993 में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि करंट स्टेटस क्या है, अभी फिलहाल PSLV कौन से नंबर का जा चुका है। तो ये याद रखिए, 50वें नंबर का PSLV लॉन्च हो चुका है। PSLV 50वां है, लेकिन इसका नाम क्या है, C40, क्योंकि दो पहले के असफल हुए थे, इसलिए PSLV C48 ही 50वां लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, जो कब लॉन्च किया गया था, 11 दिसंबर 2019, ये सबसे लेटेस्ट है। तो ये मैं भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी आप क्वेश्चन में देखें, जो 2016 ले लिया, 2017 ले ले, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं वो करंट अफेयर से रेलिवेंट है, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेवेंट है, मतलब वर्तमान में कौन सा अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसको कार्यान्वित किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि करंट में PSLV का जो स्टेट है, 50वां PSLV लॉन्च हुआ है C48, PSLV C48 ही 50वें नंबर का लॉन्चिंग व्हीकल है, जो 11 दिसंबर 2019 पिछले साल ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके द्वारा जो ये लॉन्च किया गया, इसने एक्चुअली लेके क्या गया, इसके द्वारा रीसेट 2BR1 ये सैटेलाइट जो है इसको लिया गया है। इसके साथ ही 9 कमर्शियल उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। तो ये इसकी विशेषता है कि PSLV C40 के द्वारा अंतरिक्ष में क्या भेजा गया है, PSLV 48 के जरिए रीसेट 2BR1 और 9 कमर्शियल उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये बिल्कुल करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो PSLV फर्स्ट जो है 1993 में, वर्तमान में 50 जो लॉन्चिंग हो चुकी है,
जिसका क्रम है C48, ठीक है, और ये 11 दिसंबर 2019 को सबसे लेटेस्ट 50वीं लॉन्चिंग थी, ठीक है। इसके अलावा PSLV जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे PSLV-G ये जेनेरिक है, मीन्स ये 1550 kg तक भार ले जा पाते हैं, जेनेरिक, ठीक है। PSLV अगर ये मार्क लिखा है PSLV-CA, मैं भी पूछ दिया आपको PSLV में CA का मतलब क्या होता है, तो कोर एलोन होता है, कोर एलोन, ठीक। तो ये जो है लगभग 1100 kg तक की भार ले पाता है, ठीक है। फिर PSLV एक्सेल, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ये 1750 kg को, ये सब के सब 600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही ले जा सकते हैं, ठीक है। ये PSLV है, ठीक है, याद रखिएगा PSLV जो है इतने हाइट तक ले पाता है, ठीक। तो अलग अलग जी, अगर कोड G है मतलब जेनेरिक है, CA मतलब कोरेलोन है, और एक्सेल का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये PSLV के अन्य प्रकार है। इसके बाद जो आते हैं PSLV के बाद अगला जो आते हैं GSLV। तो देखिए जैसे कि आप जान रहे हैं GSLV का कई बार फुल फॉर्म आता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जिसको हिंदी में भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान बोला जाता है, ठीक है, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसे भी हमको यही याद रखना है कि GSLV का जो फर्स्ट लॉन्चिंग था वो कब हुआ था, सो 18 अप्रैल 2001 को पहली GSLV D1 का प्रक्षेपण किया गया था। तो GSLV फर्स्ट की जो लॉन्चिंग हुई थी वो 18 अप्रैल 2001 से हुई थी। अभी तक जो है 13 लॉन्चिंग हो चुकी है GSLV की। देखो PSLV की तो 50 हो चुकी है, लेकिन GSLV की ये 13वीं उड़ान थी, जिसे GSLV F11 था। जो 13वें लॉन्चिंग में किसको भेजा गया, GSLV F11 को भेजा गया है। GSLV F11 को भेजा गया है 19 दिसंबर 2018 को। जो लास्ट अपडेट है वो यही है, 19 दिसंबर 2018 को GSLV F11 को भेजा गया है, ठीक है, जो 13वां नंबर का उड़ान था। GSLV का करंट स्टेटस, इसका जो पेलोड है मतलब इसमें जो भेजा गया है वो GSAT 7A को भेजा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि GSLV को जो सबसे वर्तमान में लॉन्चिंग व्हीकल जो प्रक्षेपण किया गया है उसमें किसको भेजा गया है, तो GSAT 7A को भेजा गया है, ठीक है। ये लॉन्चिंग व्हीकल GSLV F11 के द्वारा GSAT 7-1 को भेजा गया है। कुछ अपडेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैसे GSLV है, ये GSLV जो है वो मार्क 3 प्रक्षेपण यान जो है, GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके द्वारा आप देखेंगे मार्क 3 M1 से 22 जुलाई 2019 को सबसे लेटेस्ट चंद्रयान 2 को भेजा गया। हालांकि यह सफल हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, अंतिम दौर पे इसको हम लोग क्या है पार्शियल या सेमी सक्सेस कहते हैं, इसको सेमी सक्सेस, चांद तक तो पहुंच गया, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रांसपाउंडर था वो वहां पे लैंड नहीं हो पाया, ठीक है, उससे सिग्नल कट चुका था। तो हम ये देख पाते हैं कि हमको यही याद रखना है कि चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था, ठीक है, चंद्रयान 2 को कब भेजा गया, किससे भेजा गया, तो GSLV मार्क 3 M1 के साथ भेजा गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा गया था, जो सेमी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। फिर उसकी जो पुरानी अपडेट है, जैसे GSLV मार्क 3 D2 से, ये पुरानी डाटा है, 14 नवंबर 2018 को GSAT 19 भेजा गया था, ठीक है, और उससे पुराना GSAT 19 भेजा गया था, ये 29 है, GSAT 29 भेजा गया था, ये D2 से। मार्क 3 D2 से GSAT 29 भेजा गया था, पर मार्क 3 M1 से ये चंद्रयान 2 भेजा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के विभिन्न उपग्रह। मैंने कहा कि हमेशा याद रखें कि अभी मैंने ऊपर में जो कुछ भी पढ़ाया वो व्हीकल पढ़ाया। देखिए अंतरिक्ष में 2 ही चीजों को भेजा जाता है, पहला जो होता है सैटेलाइट, पहला जो है वो आप क्या भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं। अब इस सैटेलाइट को भेजने के लिए क्या चाहिए,
व्हीकल चाहिए, आपको व्हीकल चाहिए, ठीक है। तो जितने भी SLV, ASLV, GSLV और ये SLV, ASLV और GSLV है, ये सारे के सारे व्हीकल आपने देखा। अब इसके माध्यम से भेजा जाता है सैटेलाइट। तो अब देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के सैटेलाइट किस किस पर्पस के लिए भेजा जाता है, ठीक है।